जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम अपने नए कंटेंट के साथ में हाजिर हैं। आज का हमारा कंटेंट रहेगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर सिलेबस, जिसके लिए हमने कल छोटी सी वीडियो बनाई थी। नहीं देखी हो तो देख लेना एक बार, बहुत काम की चीजें हैं उसके अंतर्गत। और आज हम बात करेंगे केवल बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए। लेकिन बच्चों, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यूनिवर्सिटी ने, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने हर सेमेस्टर में थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया है। चाहे वो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो, चाहे सेकंड सेमेस्टर की बात हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर की बात हो। अपन ने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर पहले पढ़ा है, तो उसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा क्या है बेटा, चेंजेस है। तो उसके अंदर क्या चेंजेस है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आज की हमारी प्रॉपर जो वीडियो रहेगी वो बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए रहेगी। क्या सिलेबस रहेगा, क्या बातें रहेंगी, क्या चेंज हुआ है, कितना नया है, कितना पुराना है, ये सारी चर्चा आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। और अंत तक बने रहिए, अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ सके। तो चलते हैं अपन अपने बोर्ड की तरफ, जहां पर हमने एक लाइन लिख रखी है, या पूरा एक, और किसके लिए बात कर रहे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए, जो राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी है, उसी की हम बात कर रहे हैं। और उसमें हम किस सिलेबस की बात करेंगे, बीएससी थर्ड सेमेस्टर। किसकी बात करेंगे, बीएससी थर्ड सेमेस्टर, यानी सेकंड ईयर वालों के लिए बात करेंगे। और इसी का हमें बेसब्री से इंतजार था, बहुत ज्यादा इंतजार था। क्यों, फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर दोनों का कंटेंट आपको मिल रहा था। कॉलेजों में पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही थी, कोचिंगों में पढ़ाई अच्छी खासी चल रही थी। क्यों, सिलेबस था उनके पास में, था नहीं तो क्या, बीएससी थर्ड सेमेस्टर। वो भी यूनिवर्सिटी वालों ने रिवल कर दिया है, जल्दी आ गया आपके पास में। अभी थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पे मैं पूरा का पूरा कंटेंट दिखाऊंगा। और हम किस सब्जेक्ट की बात करेंगे, जूलॉजी। किसकी बात करेंगे, जूलॉजी। और हिंदी में क्या लिखते हैं इसको बेटा, प्राणी शास्त्र। क्या लिखेंगे, प्राणी शास्त्र। देखो हिंदी नाम आपको पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं जूलॉजी और प्राणी शास्त्र। जूलॉजी में क्या करेंगे, जूलॉजी का दूसरा नाम प्राणी शास्त्र। किसका अध्ययन करेंगे, केवल प्राणियों का, ऑर्गेनिजम्स का। इसमें नॉन कोडेट भी आएंगे और कोडेट भी आएंगे, उनकी बात करेंगे। और इसका पूरा विवरण मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बताया था कि कोडेट क्या होता है, नॉन कोडेट क्या होता है। आगे बात करते रहेंगे इसके बारे में। बुक का नाम है जूलॉजी एंड इथोलॉजी, इकोनॉमिक जूलॉजी। इकोनॉमिक का मतलब हो गया हिंदी में बेटा आर्थिक, और जूलॉजी का मतलब क्या हो गया, अभी बताई मैंने, प्राणी शास्त्र। और इथोलॉजी का मतलब क्या हो गया बेटा, व्यवहारिकी। क्या हो जाएगा, व्यवहारिकी। अब इस बुक में हम क्या पढ़ेंगे तो समझो। एक तो आर्थिक प्राणी शास्त्र, जितने भी अपने पास में, जितने भी अपने पास में, जितने भी अपने पास में ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है जो जूलॉजी के अंदर काउंट होते हैं, उनके आर्थिक महत्व की बात करेंगे, क्या उपयोगी होते हैं। और अंत में हम बात करेंगे व्यवहारिकी की, जीव कैसे व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, मनुष्य कैसे व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, या अन्य ऑर्गेनिजम्स कैसे व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ये भी इसमें बात करेंगे। इसके बाद में हम यहां पर देखो लिख रखा है मैंने यूनिट फर्स्ट। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, जैसा कि पहले भी कंटेंट्स में अपन ने बता चुके हैं कि हमारे पास में 4 यूनिट रहेंगी सिलेबस में। मेनली कितनी यूनिट रहेंगी, 4 यूनिट, टोटल कितनी रहेगी, 4। अब हम लिखे तो यूनिट 1, 2, 3 और यूनिट। तो बेटा इन 4 यूनिटों के अंदर, इन 4 यूनिटों के अंदर 4 कितने, 4 टॉपिक, 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके और 4 इसके। टोटल टॉपिक हो गए 16। टोटल टॉपिक कितने हो गए, 16।
और इन 16 का डिवाइडेशन भी है अपने पास में। तो बेटा मैं एक ही बात कहूंगा, ये नन्ही सी जान को इतना बड़ा सिलेबस दे दिया, नन्ही सी जान को इतना बड़ा सिलेबस दे दिया, इनके पास पहले वाला सिलेबस ही बहुत बड़ा था, ये क्यों दे दिया इनको, ये क्यों दे दिया? वो उनसे ही दुखी थे, ये और दे दिया। और एक चीज और बता दूं, इन सेमेस्टर्स में एक ही चीज हो रही है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल तीनों को मिक्स करके एक सिलेबस बना रहे हैं। यानी जो बच्चे फाइनल में पढ़ते थे ना, वो आप पढ़ोगे। तो धीरे धीरे परिवर्तन ला रहे हैं, देखो परिवर्तन ला रहे हैं। अब देखो कैसा लाते हैं परिवर्तन, तो देखेंगे। और बेचारे नन्ही सी जानों को बहुत परेशान कर रहे हैं। ये देखो, ये यूनिवर्सिटी वाले इन छोटे छोटे बच्चों की जो इतनी सी जान है ना, इतनी सी जान उनकी, जिनको सिलेबस पहले ही बड़ा लगता है और फिर नया सिलेबस डाल करके उनको और कंफ्यूज कर देते हैं। बेचारे 2 4 5 10 दिन तो इसी में लगा देंगे, क्या आया है, क्या दे दिया, क्या करेंगे, कैसे करेंगे और कब करेंगे, और इतने में आ जाएंगे एग्जाम। फिर सोचेंगे चलो कुछ भी हो, सर है ना, इंपोर्टेंस क्वेश्चन ले लेंगे, उनसे निकाल लेंगे। तो बेटा सब कुछ देंगे आपको, इंपोर्टेंस क्वेश्चन भी देंगे, कैसे करना है वो भी देंगे, सिलेबस को कैसे छोटा करवाएंगे वो भी देंगे, कितनी जल्दी कवर करवाएंगे वो भी देंगे, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। केवल करना क्या है आपको, वासुदेवा एजुकेशन को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और ये पूरा का पूरा कंटेंट कहाँ मिलेगा बेटा, वासुदेवा एजुकेशन। कहाँ मिलेगा, वासुदेवा एजुकेशन। समझ रहे हो बात को? अब हम शुरुआत करते हैं सिलेबस की, फिर अंत में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को या किस प्रकार से इन सिलेबस का डिवाइडेशन करेंगे यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर। तो देखो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा यूनिट फर्स्ट, यानी सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे। और इस यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत हमारे पास में प्रॉपर जो क्वेश्चंस है उसकी बात करेंगे। कितने टॉपिक दिए गए, 4 टॉपिक। मैंने पहले कहा कितने टॉपिक दिए गए, 4 टॉपिक। और इनमें पहला जो टॉपिक है वो है सेरिकल्चर। क्या दिया गया है, सेरिकल्चर। और बेटा सेरिकल्चर को हम कहते हैं रेशम कीट पालन। तो एक बात साफ हो चुकी है कि सेरिकल्चर में हमको किसको पढ़ना है, रेशम कीटों को पढ़ना है। किसको पढ़ना है, रेशम कीटों को पढ़ना है। अब इस सेरिकल्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो देखो सिल्क वर्म पढ़ना है, रेशम कीट पढ़ना है, होस्ट प्लांट पढ़ना है, किस पर ये रहते हैं, प्रपोसी प्लांट की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सिल्क कितने प्रकार के होते हैं, हम बात करेंगे इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ सिल्क, सिल्क का आर्थिक महत्व क्या है। और बेटा आप सोच रहे होंगे सर ये हर्ट क्यों बनाया है यहाँ पे, समझ रहे हो बात, ये हर्ट क्यों बनाया? तो एक चीज देखो, मैंने यहाँ लिखा होस्ट प्लांट, परपोसी प्लांट। तो रेशम कीट कहाँ पाया जाएगा, प्लांट्स पे पाया जाएगा। तो प्लांट्स पर पाया जाए, प्लांट्स नहीं होगा तो क्या रेशम कीट सर्वाइव करेगा, क्या नहीं करेगा। तो इन दोनों के बीच में क्या है, एक गहन प्यार है, गहन विश्वास है, अटूट प्रेम है इनका आपस में। और अंतः परजीवी और होस्ट, इनका भी क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। अंतः परजीवी जितना प्यार अपने होस्ट से करता है ना, उतना तो वो अपने बच्चों से भी नहीं करता है। या अगर आपके शरीर में कोई अंतः परजीवी है ना, तो ये मान के चलो वो आपसे सबसे ज्यादा प्यार कर रहा है। वो कभी नहीं चाहेगा आप मरो, आप मरे वो मर जाएगा। इसलिए अंतः परजीवी का प्यार बहुत ही गहरा होता है। उसीलिए अपन ने यहाँ पर एक हट पड़ा, वैसे मैंने यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई, तो इसलिए अपन ने इसको पूरी कर दी। तो ये हमारे पास में सेरिकल्चर का पॉइंट रहेगा कि कितने पॉइंट हो गए, सिल्कवर्म हो गया 1 2 3 4 पॉइंट हो गए। क्लियर बात है। अब इसी के अंतर्गत एक और पॉइंट को ऐड कर दिया गया था, वो था मोरिकल्चर। क्या था, मोरिकल्चर। और मैंने फाइनल ईयर में बताया भी है आपको, फाइनल वालों को पढ़ाया भी है कि मलबेरी को उगाना, रेशम कीट पालन के लिए प्रॉपरली किसको उगाना, मलबेरी को उगाना, वही क्या कहलाएगा बेटा, मोरिकल्चर। समझे बात को, कैसे होगा वो बात करें। अब इसमें क्या पढ़ेंगे अपन, लाइफ साइकिल ऑफ मलबेरी, मलबेरी का लाइफ साइकिल कितना होता है कीट के लिए, सिल्क प्रोडक्शन, रेशम का उत्पादन कितना होगा, कैसे होगा, प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, सिल्क की प्रोसेसिंग क्या होगी, कैसे प्राप्त कर पाएंगे, और एसोसिएटेड एनिमीज, यानी शत्रु कौन कौन होंगे, और शत्रुओं के बिना क्या है, शत्रुओं के बिना तो जीवन अधूरा है। आप प्यार मत करो लेकिन शत्रु बढ़ा लो, आपके जीवन में ट्विस्ट आते रहेंगे। प्यार करोगे कोई ट्विस्ट नहीं है, शत्रु बनाओ ट्विस्ट पे ट्विस्ट मिल गए, तो ऐसे गहन ऐसे तिरछी नजरों से देखे ना वो शत्रु।
और शत्रु होने भी चाहिए बेटा। शत्रु होंगे तो आपको आपकी काबिलियत का पता चलेगा, आपको आपके विश्वास का पता चलेगा, आपके दोस्तों का पता चलेगा, आपके प्यार का भरोसा भी पता चल जाए कितना क्या है। तो शत्रु जरूर बनाओ बेटा। डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट, इनके रोगों के प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या रोग होते हैं। ये सेरिकल्चर की बात होगी, पूरे सेरिकल्चर की। अब देख लो कितने पॉइंट बना दिया पढ़ने। फिर दूसरा पॉइंट रहेगा लाख कल्चर। लाख कल्चर का मतलब लाख का कीट, और लाख कल्चर का मतलब हो गया पालन, लाख कीट पालन। इसमें क्या पढ़ेंगे बेटा? लाइफ साइकिल ऑफ लैक इंसेक्ट, लाख कीट का जीवन चक्र पढ़ेंगे। जनरल मैनेजमेंट ऑफ लाख कल्टीवेशन, लाख कैसे प्राप्त करेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग ऑफ लाख, लाख कैसे मिलेगी हमें। फिर हम उसका कंपोजिशन पढ़ेंगे। फिर उसकी प्रॉपर्टीज एंड प्रोडक्ट ऑफ लैक, उसको पढ़ेंगे, कैसे उत्पाद प्राप्त होगा, क्या प्रॉपर्टीज होंगी, कितने में होगा। हमारे पास बहुत सारे लाख होते हैं, सिल्क लैक, सॉरी कीरी लैक होता है, बटल लैक होता है, सेल लैक होता है, ठीक है। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। एसोसिएटेड एनिमीज, वही शत्रुओं की बात करेंगे यहाँ पर। फिर डिजीज देयर मैनेजमेंट, उनके रोगों के प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे क्या रोग फैलते हैं, कैसे क्या फैलाते, इन सब की बात करेंगे। इसके बाद करें अपन, तो फिर अपने पास में तीसरा पॉइंट इसका आ जाएगा, देखो एपीकल्चर। एपीकल्चर किसको बोलते हैं? मधुमक्खी पालन को बोलते हैं। और इस मधुमक्खी पालन की भी हम क्या पढ़ेंगे? स्पीसीज पढ़ेंगे। डोमेस्टिकेटेड हनी, मधुमक्खियों के बारे में पढ़ेंगे। मधुमक्खियों के 3 प्रभेद होते हैं, एक रानी होती है, एक नर होता है, एक श्रमिक होती है। इसके अलावा अपने पास मधुमक्खियां जो होती है इंडिया के अंदर 4 निवास कर रही है। रोक भी करती है, इंडिका करती है, मेलिफेरा करती है, फ्लोरिया करती है, ठीक है। रोक भी को डोरसेटा भी कहते हैं। इनकी बात करेंगे। लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, इसका जीवन चक्र पढ़ेंगे। फिर इंडिजिनस एंड आर्टिफिशियल हाइव्स की पढ़ेंगे, अर्थात जो हमारे पास प्राकृतिक और कृत्रिम छत्ते कैसे बनेंगे उनकी बात करेंगे। फिर अपन मैनेजमेंट करेंगे, बी कीपिंग, मधुमक्खियों को कैसे पाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात करेंगे अपन बाई प्रोडक्ट, इसके क्या क्या प्रोडक्ट प्राप्त होंगे, शहद प्राप्त होता है, मोम प्राप्त होती है। फिर एसोसिएटेड एनिमीज की बात करेंगे, उन्हीं दुश्मनों की बात करेंगे जो मधुमक्खी लिए है। डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट, वही रोगों के बारे में बात करेंगे। किसके लिए? सिर्फ एपीकल्चर, और केवल इंडिया की बात करेंगे, अन्य देशों की बात नहीं करेंगे। और अंतिम जो चौथा पॉइंट होगा यहाँ पे वो रहेगा प्रोन कल्चर। क्या रहेगा? प्रोन कल्चर रहेगा। इसमें अपन वही उनकी हैचरीज की बात करेंगे, कल्चरल स्पीशीज की बात करेंगे, कल्चरल प्रैक्टिस की बात करेंगे, प्रोडक्ट एंड मैनेजमेंट मेंटेनेंस ऑफ कल्चर की बात करेंगे, डिजीज की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, मैनेजमेंट। यानी कुल मिला के आप ये बात कर लो, यहाँ पर केवल हमें पालन की बात करनी है कि किसको हम कैसे पालेंगे। 4 पालन दे रखा है, एक आपको लाख का दे रखा है, एक रेशम का दे रखा है, एक मधुमक्खी का दे रखा है, प्रोन का दे रखा है। कैसे पालेंगे कैसे नहीं पालेंगे, सबकी बात मैं आपको इस अगले जब जैसे अपन कंटेंट स्टार्ट करेंगे, लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, तब पता चल जाएगा। इसके बाद में हम यूनिट सेकंड पे आते हैं, और यूनिट सेकंड के अंतर्गत पहला जो पॉइंट होगा वो वर्मी कल्चर का होगा। वर्मी कल्चर का सीधा सा मतलब है केचुए पालन से। किससे है? केचुए पालन से। केचुए पालन की बात करेंगे। अब यहां पर देखो वर्मी कंपोस्टिंग, यानी केचुए से कौन सी खाद प्राप्त होती है? वर्म कंपोस्ट प्राप्त होती है, उसकी बात करेंगे। अब वही सूटेबल एंड नॉन सूटेबल स्पीसीज, कौन कौन सी स्पीसीज वहां पर रह सकती है, कौन सी नहीं रह सकती है, किससे वर्मी कंपोस्ट प्राप्त होगा, किससे नहीं होगा, कौन सी देगी कौन सी नहीं, सारी चीजें हम क्या बात करेंगे, यहाँ बात करेंगे। फिर कन्वेंशनल एंड कॉमर्शियल वर्मी कल्चर कितना महत्वपूर्ण होगा कितना नहीं होगा, उसकी बात करेंगे अपन। फिर हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वर्मी कंपोस्टिंग, टोटल सारी चीजें आ गई यहाँ पे। फिर पेल कल्चर आ जाएगा। पेल का मतलब हो गया मुक्ता, और मुक्ता को मैं शुद्ध रूप में लिखूं तो मोती लिख दूंगा। क्या लिखूंगा? मोती। पदन का कल्चर का मतलब हो गया पालन, मोती पालन की बात कर लेंगे यहाँ पर भी, ठीक है। अब इंडस्ट्री लिखने की मतलब सीधी बात है कि कहां तक ज्यादा यूज में लिया जाता है, इंडस्ट्रियों के अंदर लिया जाता है, औद्योगिक के रूप से लिया जाएगा। तो फिर अपने पास में वही प्रोड्यूसिंग हो जाएगा मोलस्का के अंदर। और मोलस्का जीव खास करके घोंगे की बात कर सकते हो आप, पाइला की बात कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वही फॉर्मेशन, हार्वेस्टिंग, प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन ऑफ पल्स, वही मोतियों की बात करें। फिर इसके बाद में यूनिट सेकंड का थर्ड पॉइंट बात करेंगे। देखो कल्चर की बात, कल्चर के लिए अपन मछली पालन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे?
पालन, मछलियों के पालन की बात करेंगे तो पीसी का लिया गया है। पीसी कहाँ से लिया गया है? पीसी से लिया गया है, मत्स्य पालन से लिया गया है। वही कल्चरेबल स्पीसीज, कौन सी को पाल सकते हैं अपन, ठीक है। सीड प्रोडक्शन, कौन सा बीज देंगे, हैचिंग देंगे, फीडिंग ऑफ फिशेज बाय प्रोडक्ट ऑफ फिशेज कल्चर, एसोसिएटेड डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट। वही घिसी-पिटी रामायण जो हम पहले से पढ़ रहे हैं, कुछ पॉइंट अलग है, बाकी सेम वही काम करेंगे, लेकिन जीव का अलग अलग डिफरेंस हो जाएगा वहां पे। पोल्ट्री कीपिंग की बात करें, पोल्ट्री कीपिंग किसको कहते हैं अपन? कुक्कुट को कहते हैं। किसको कहेंगे? कुक्कुट को। और कुक्कुट किसके लिए यूज मिलेंगे? मुर्गियों के लिए, मुर्गों के, समझ गए। वही एडिजिनस एंड एक्सोटिक ब्रीड ऑफ पोल्ट्री, वही उनकी ब्रीड की बात करेंगे, कौन सी ब्रीड को पाल सकते हैं, कौन सी को नहीं पाल सकते अपन यहाँ पे, ठीक है। वही हाउसिंग की बात हो जाएगी, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एसोसिएटेड डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट, वही रोग, वही मैनेजमेंट, वही कीपिंग, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इनकी बात करेंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें, थर्ड यूनिट आ जाएगी। थर्ड यूनिट अपने पास में अलग है थोड़ी सी, 2 यूनिट अपने पास में कल्चर पे थी, लेकिन थर्ड यूनिट रोगों पे है अपने पास में, कौन से डिजीज कैसे फैलते हैं। और सबसे पहला है अपने पास में प्रोटोजोआ डिजीज। कौन सा है? प्रोटोजोआ डिजीज, यानी प्रोटोजोआ से कौन से रोग फैलते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख रहा है, मलेरिया लिख रखा है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस लिख रखा है, अमीबिक डिमेट्री लिख रखा है, लिस्मेनिया दिख रहा है। तो देखो 3 चीजें आप पहले आपके पास थी, मलेरिया था आपके पास फर्स्ट ईयर में, ये भी आपका फर्स्ट ईयर में था, ये नया जुड़ा है आपके पास में। मलेरिया प्लाज्मोडियम से फैलता है, आपको पता है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपेनोसोमा गैम्बियन से फैलता है, लिस्मेनिया से दोनों को नहीं फैलता है। तो ये रोग हम कहां पढ़ेंगे? प्रोटोजोआ डिजीज में पढ़ेंगे। बाद में हम पढ़ेंगे हेलमिंथिस डिजीज, यानी हेलमिंथिस से, या हेलमिंथिस से लिए अपन ने फर्स्ट ईयर में बात की थी। और हेलमिंथिस जो है वो अपने पास में एंडोपैरासाइट होते हैं, अंत परजीवी होते हैं, जिनकी बात मैंने थोड़ी देर पहले की थी कि आपसे कितना लगाव रखते हैं। यहाँ पर हम प्लेटी हेलमिंथिस चाहें तो हेलमिंथिस के लिए आप फेशियोला हिपेटिका की बात कर सकते हो। और फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास इसी से एक पॉइंट था, टीनिया सोलियम। क्या नाम था? टीनिया सोलियम। और एस्के हेलमिंथिस का आपने पढ़ा था एस्केरिस, जिसको अपन ने रख दिया। तो ये थर्ड यूनिट की बात हो जाएगी। इसके बाद में हम एक और चैप्टर ले, देखो आगे की ओर, यूनिट थर्ड के लिए। अब यहां हम पढ़ेंगे ऑर्थोपोडा की डिजीज। ऑर्थोपोडा में अपने पास में टिक बोन हो जाएगा डिजीज, बोन डिजीज, माइट इन्फेस्टेशन, इंसेक्ट बोन और डिजीज, ये सारी डिजीज की बात करेंगे, मतलब कीट कैसे रोग फैलाते, कैसे काम करें, उन सब की बात करेंगे। फिर हमारे पास आ जाएगा पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट। एग्रीकल्चर के पेस्ट के लिए एग्रीकल्चर की बात करेंगे यहाँ पे, कि एग्रीकल्चर के अंतर्गत किस प्रकार से जो कीट होते हैं वो रोग फैलाते हैं, कैसे काम करते हैं, या उनके लिए कैसी क्या व्यवस्थाएं होगी, सारा हम किस में बात करेंगे? यूनिट थर्ड के चौथे बात करेंगे। उसके बाद में आप आ जाओ यूनिट फोर्थ में, इथोलॉजी, व्यवहारिकी की बात करेंगे। किसकी बात? व्यवहारिकी की बात करेंगे। और फादर ऑफ इथोलॉजी किसे कहते हैं अपन? चार्ल्स डार्विन को कहते हैं। मॉडर्न फादर ऑफ इथोलॉजी किसको कहते हैं? कोनार्ड लैरेंज को कहते हैं। शब्द किसने दिया? सेंट हिलेर ने दिया। ये सारी बातें मैं आपको नए कंटेंट में बताऊंगा। यहाँ पर इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ इथोलॉजी की, यानी इथोलॉजी या व्यवहारिकी के लिए क्या तो प्रस्तावना होगी, कैसे दिया गया, हिस्ट्री क्या थी उसकी, किसने किसने योगदान दिया, तो सारी बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर अपन ब्रेन के बिहेवियर की बात करेंगे, यहाँ पे सिस्टम की बात करेंगे, हाइपोथैलेमस की। और ब्रेन और हाइपोथैलेमस ये दो ऐसे पार्ट है, ब्रेन और हाइपोथैलेमस ऐसे पार्ट है जो आपकी बॉडी को पूरी को कनेक्ट करते हैं। हाइपोथैलेमस के लिए अगर एक शब्द में मैं बात करूं, आपके माइंड के अंदर जो इमेजिनेशन बनता है, आपने जो काम करना चाहते हो वो पहले आप सोच लेते हो, और जब वो काम करते हो तो आपका बिल्कुल भी माइंड नहीं लगता। आपका बिल्कुल भी माइंड वहां पर नहीं लगता है। तो याद रखिएगा कि हाइपोथैलेमस जो है मेन पार्ट काम कर, ब्रेन भी है, हाइपोथैलेमस भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी है, लेकिन हाइपोथैलेमस का रोल अलग है, ठीक है। अब बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी। इथोलॉजी के क्या कॉन्सेप्ट होंगे सेकंड पार्ट में? तो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, सिग्नल, स्टिमुलस, इनिशिएट, रिलीजिंग, अर्थात सिंपल बात करें कि हमारे पास में मतलब किस प्रकार से स्टिमुलस आते हैं, कैसे हम काम करते हैं, किस प्रकार से हम स्टिमुलेट होते हैं, क्या अपन किस प्रकार से उद्दीप्त होते हैं, उत्तेजित होते हैं, ये सारी की सारी बातें इसमें होगी अपने पास, ठीक है। मैकेनिज्म, एक्शन, स्पेसिफिक एनर्जी, मोटिवेशन, इम्प्लीमेंटिंग, और सारी की सी लर्निंग, सब कैसे क्या करेंगे, सारा पॉइंट आपको यूनिट 4 के सेकंड पार्ट में मिलेगा। फिर थर्ड पार्ट में अपने पास में मिलेगा कम्युनिकेशन, ऑडिटरी, टैक्टाइल, विजुअल एंड केमिकल, सोसाइटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड विद स्पेशल रेफरेंस टू हनी बी एंड मंकीज।
यानी मंकी यानी वानर और मधुमक्खियों में किस प्रकार से कैसे व्यवहार दर्शाए जाते हैं, क्या कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, किस प्रकार का केमिकल कंपोजिशन फेरोमोन्स पाए जाते हैं, कैसा अपना व्यवहार दर्शाते हैं, इन सब की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। समझ रहे हो बात को। और अंत में अपन बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लॉक एंड एनिमल बिहेवियर की, जैविक या आणविक घड़ी की बात करेंगे और जंतुओं के बिहेवियर की बात करेंगे। इसमें वही रिदम एंड बायोलॉजिकल क्लॉक्स घड़ी की बात हो जाएगी, मेथड्स ऑफ स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, यानी किस प्रकार से एनिमल जो है, प्राणी जो है अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है, ये सारी बात अपने इन सिलेबस में करेंगे। और इस सिलेबस को देख करके आपको एक चीज लगता है, और खास करके जब मैं यूनिट 4 की बात करता हूं बेटा, तो एक ही चीज याद आती है, आपको अपना बिहेवियर देख लो, आपका अपना बिहेवियर देख लो, आप बहुत कुछ समझ जाओगे। ये यूनिट 4 आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको अपना बिहेवियर देखना है, आप किस प्रकार से बिहेवियर प्रदर्शित करते हो। समझ रहे हो बात को। और एक चीज हमेशा याद रखना, इस पूरे पॉइंट को देख करके मुझे लगता है कि सिलेबस तो बहुत सारा है, बहुत बड़ा है, लेकिन टाइम क्या है बेटा, कम है। इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे टाइम को। कैसे करेंगे वो भी बताएंगे, क्या क्या पढ़ेंगे वो भी बताएंगे। सारी चीजें आपको, अगर किसी को लगता हो कि 2 महीने में कोर्स कैसे कराओगे सर, मैं बैठा हूं ना, मैं करवा के दूंगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा, आप ऐसे कैसे एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। समझ रहे हो बेटा। और एक चीज याद रखना, जीवन बहुत छोटा है। जीवन क्या है, बहुत ही छोटा है। इस जीवन के अंतर्गत आप अपने आसपास के लोगों से, समाज में, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, अपने प्यार मोहब्बत वालों के साथ में बैठो, उनका अनुभव सीखो, उनसे अनुभव लो, आप अपना अनुभव शेयर करो। ये नहीं कि आप एक कमरे के अंदर बैठ करके, बेड पर लेट करके, मोबाइल हाथ पे, टीवी का रिमोट लेकर के केवल अफसोस करते रहो जीवन में कि ये कैसे हुआ, ये ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता था। बेटा इसमें कुछ नहीं रखा है, जीवन कब व्यतीत हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं जीवन बहुत छोटा है, जीवन बहुत छोटा है, इसके हर एक लम्हे को एंजॉय किया जाए, हर एक लम्हे को मुस्कुरा करके जिया जाए। जैसा कि वो एक गाना था ना कि अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। समझ रहे हो बात को। तो जीवन बहुत छोटा है, एंजॉय करो। पूरा सिलेबस डिस्कस हो गया, 4 की 4 यूनिट पढ़ ली, 4 यूनिट में 4-4 पॉइंट पढ़ लिए, टोटल 16 पॉइंट पढ़ लिए। अब डिवाइडेशन कैसा होगा तो समझो। पिछले पैटर्न के अकॉर्डिंग बात करें, पिछले पैटर्न के अकॉर्डिंग, पिछले पैटर्न यानी पिछला पैटर्न कौन सा हो गया बेटा, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम देखें तो अपने पास में यूनिट फर्स्ट रहेगी 15 नंबर की, उसी प्रकार यूनिट सेकंड रहेगी 15 यानी 15 नंबर की। फिर थर्ड बात करें, यूनिट फोर्थ बात रहेगी 15 नंबर की, सॉरी थर्ड, और उसी प्रकार यूनिट फोर्थ भी रहेगी 15 नंबर की। ये 4 यूनिट है, टोटल इनका कितना हो गया अपने पास में, 60 हो गया। क्लियर बात समझ लो। अब हमें चाहिए 20 और, क्योंकि पेपर कितने का होगा, 80 का, तो टोटल कितने हो जाएंगे अपने पास में, 60 20। अब समझो बात को, इसका, इसका, इसका और इसका दोनों को मिला के, सॉरी चारों को मिला के बेटा 100 टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके पास में। कितने नंबर के, 20। तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास में, 80। ये जो 100 टाइप क्वेश्चन होंगे, यूनिट फर्स्ट के भी होंगे, यूनिट सेकंड के भी होंगे, थर्ड के भी होंगे और फोर्थ के भी होंगे। और ये जो 15-15 नंबर के जो आपके पास में क्वेश्चन है, ये कैसे होंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे। कैसे होंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे, बड़े क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे। समझ गए बात को। अब बात आती है सर 80 का हुआ तो आप तो 150 बताते हो ना हर बार, तो हम क्या कहेंगे बेटा, 80 नंबर का मैटर हो गया। तो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने पास में। 80 नहीं, किसके रहेंगे, थ्योरी के। किसके रहेंगे, थ्योरी के। ये जो 20 नंबर है ना आपके पास में, 20 नंबर जो है आपके पास में, ये आपके सेशनल मार्क्स रहेंगे, या सीए हम इसको बोल सकते हैं, जो आपकी कॉलेज के अंदर जहां पढ़ रहे हो आपको मिड टर्म के रूप में आपको दिए जाएंगे। टोटल कितने हो गए बेटा, 100 नंबर हो गए। कितने हो गए, 100। बचे अपने पास में देखो 10 मार्क्स। तो हम क्या कहेंगे बेटा, ये जो 10 नंबर है ना, ये भी आपके सीए के अकॉर्डिंग रहेंगे, लेकिन ये कैसे रहेंगे बेटा, आपके प्रैक्टिकल रहेंगे।
प्रैक्टिकली नंबर आपको मिल जाएगा। और फिर आपके पास में आएगा 40 नंबर का मैटर, और ये जो 40 नंबर का मैटर होगा ना, ये आपका प्रैक्टिकल होगा, जहां बाहर से आते प्रैक्टिकल लेने के लिए आते, आप देते हो, वो रहेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे बेटा? 50 नंबर हो जाएंगे आपके। कितने हो जाएंगे? 50। तो एक चीज बताओ, 100 प्लस 50 कितना हो गया? 150। तो बेटा मैं आपको टोटल कितने नंबर का मैटर दूंगा इस चैनल के माध्यम से? कौन से चैनल के माध्यम से? वासुदेवा एजुकेशन चैनल के माध्यम से मैं आपको कितने नंबर का मैटर दूंगा, तो वो समझो आप। मैं आपको यहां से 80 नंबर का मैटर तो ये दूंगा, और 40 नंबर की नॉलेज मैं आपको ये दूंगा, यानी टोटल मटेरियल का नंबर यानी 120 नंबर मैं आपको वासुदेवा एजुकेशन चैनल से अवेलेबल करवाऊंगा। प्रैक्टिकली नॉलेज भी दूंगा मैं आपको, और थ्योरेटिकल नॉलेज भी मैं आपको दूंगा। दोनों नॉलेज मैं आपको यहां इस वासुदेवा चैनल से अवेलेबल करवाऊंगा। और इसके लिए आपको करना क्या है बेटा? कुछ नहीं करना, सर्च बार में जाना है, किसके में? यूट्यूब के में। क्या डालना है? वासुदेवा एजुकेशन। क्या करना है? सब्सक्राइब। क्या करना है? बेल आइकन। क्यों? वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। समझ गए बात को? इसी के साथ में आज का लेक्चर यही खत्म करता है। मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। तब तक आप मुस्कुराते रहो, खुश रहो, और जिंदगी जीते रहो दोस्तों, जिंदगी। समझ रहे हो बात?